हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ये फोर्थ सेशन है ऑल्टरनेटिंग करंट क्लास का। और इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन चैप्टर का एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलसीआर, ऑल्टरनेटिंग सर्किट, है ना। आज की इस क्लास में बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा एलसी ऑसिलेशन, एलसीआर रेजोनेंस सर्किट, जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है, वो लास्ट सेशन में। ठीक है, वो बहुत सारे एग्जाम के सिलेबस में नहीं है। और इन क्लासेस का आपको फायदा हो सकता है अगर आप नीट में प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, केवीपीवाई क्लास 12th में है, ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा। और मेरी तरफ से अगर आप रेफरेंस बुक समझ मानते हैं कि इन क्लासेस के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें, तो एनसीईआरटी और रश्मि खलेडे को प्रेफर कर सकते हैं। ये दोनों ऑथेंटिक बुक हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एचसी वर्मा पढ़ना चाहते हैं, डीसी पांडे, तो भी आपकी मर्जी है। देखिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। देखो, हमने पिछले चैप्टर में ऑल्टरनेटिंग, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो एक कंसेप्ट पढ़ा था बच्चों, आरसी सर्किट, है ना। पहले उसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। हमने वहां क्या किया था बच्चों, अगर एक कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया जाए, चार्ज्ड कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया जाए, तो इसमें करंट फ्लो करता है जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है मतलब टाइम के साथ करंट ऐसे डिक्रीज करता है, ऐसे। ठीक है, इनिशियली कोई वैल्यू होगी और फिर घटता जाता है। और अगर बिल्कुल ऐसी एक एल आर सर्किट पढ़ा था, है ना, पढ़ा था ना। ट्रांजिएंट सर्किट नहीं पढ़ा तो आप इधर प्लेलिस्ट में इधर उधर कहीं देख सकते हो, आपको ये चैप्टर मिल जाएगा और वहां से जरूर समझना है आपको। ये इंडक्टर है बच्चों, इसके अक्रॉस आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अचानक इसमें करंट था और अचानक से स्विच ऑन करके रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया इसको, तो इसमें भी करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाता है बच्चों, है ना। क्योंकि सारी एनर्जी जो होती है कैपेसिटर की हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, यहाँ पे इंडक्टर की जो एनर्जी है मैग्नेटिक एनर्जी, वो भी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। मानते हो? आज बिल्कुल हम ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। क्या है वो डिफरेंट? एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में बच्चों क्या किया जाता है, एक चार्ज्ड कैपेसिटर को, ठीक है, जैसे फुल चार्ज है इस पे, मैक्सिमम जितना भी है इनिशियल चार्ज है क्यू नॉट, और यहां एक इंडक्टर से इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इंडक्टर से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे इसको इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं बच्चों, यहां पे भी करंट आना शुरू हो जाता है सर्किट में, लेकिन डिके नहीं करता, चेंज होता है, घटता है, लेकिन फिर बढ़ता भी है, बढ़ता है फिर घटता है, घटता है फिर बढ़ता है, यानी कि ऑसिलेट करता है। ठीक है, ये बड़ी हैरतअंगेज बात है। यहाँ चार्ज लगातार घटता नहीं है कि घट के जीरो हो जाए, फिर वापस आ जाता है चार्ज, इसमें ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया फैक्टर बन गया जिससे हम करंट का ऑसिलेशन देख सकते हैं, चार्ज का ऑसिलेशन देख सकते हैं, एनर्जी का ऑसिलेशन देख सकते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी और इंडक्शन एनर्जी। ये इसकी अगर एनालॉजी मैकेनिक्स में हम देखें तो ये एक पेंडुलम की तरह हो जाता है। जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंज होती रहती है, ऐसे इसमें जो इसकी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कैपेसिटर की, ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी के साथ ऑसिलेट करती रहती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे पहले से समझना होगा। ठीक है, पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि अगर मैं कैपेसिटर को t इक्वल टू 0 पे ऐसे रखूं तो भी फिलहाल करंट जीरो होगा इसमें। ठीक है, तो सारी एनर्जी किस फॉर्म में होगी? बोलो बच्चों, सारी एनर्जी फॉर्म में होगी अभी, कौन सी फॉर्म में बताओ? इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगी, यूई। इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने लिखा बच्चों एनर्जी से, है ना, एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर, एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर। और यू बी को लिख देंगे हम एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर। अब देखो कैसे, सिंबल क्या है ये, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बताओ, यू ई तो इतनी है ना, मतलब एक सिंबल है हमारा, और यू बी क्या है? जीरो। फिलहाल देखो, इंडक्ट सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, समझ रहे हो बच्चों। और इंडक्टर में कोई एनर्जी है नहीं है, लेकिन जैसे आपने इसे कनेक्ट किया, थोड़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, देखो ये इंडक्टर है हमारे पास, वही सर्किट है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से यहाँ करंट बनेगा। ठीक है, करंट बना,
वो करंट यहाँ पे जा रहा होगा, इसकी वजह से इसमें भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है। और बच्चों ये अभी भी पॉजिटिव प्लेट है ना, और ये नेगेटिव प्लेट। ठीक है। तो बताओ इस टाइम इसमें वही एक सोर्स की तरह काम किया ना कैपेसिटर ने, तो इसमें भी एनर्जी भेज दी, तो मैग्नेटिक एनर्जी भी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है। तो यहां अगर हम दोनों एनर्जी की बात करें तो कौन कौन सी एनर्जी है बच्चों? फिलहाल पूरी तो नहीं होगी इतनी जितनी है, थोड़ी सी यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी है, थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो यू ई और यू बी। ठीक है, समझा बच्चों? अब क्या होगा, जैसे तीसरा डायग्राम, अब इसमें इंडक्टर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, एक टाइम पे इसमें करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे लाइनें मैक्सिमम हो जाएंगी बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ सारी एनर्जी किसके पास आ गई? इंडक्टर के पास, है ना। इंडक्टर के पास एनर्जी आ गई तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो गई बच्चों? जीरो। और सारी एनर्जी किसके पास आ गई? मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, समझ में आई बात? और यू ई कितना हो गया? जीरो। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, करंट इधर जा रहा है तो मैक्सिमम अब धीरे धीरे करंट घटना शुरू होगा, है ना। तो इस पर मैक्सिमम एनर्जी आ गई, तो अब तो करंट रिड्यूस होना शुरू होगा ना, तो रिड्यूस होना शुरू होगा, लेकिन तब तक अब जैसे इस पे एनर्जी आ गई तो ये ट्रांसफर नहीं करेगा बच्चों, एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करेगा इंडक्टर को, तो इंडक्टर को किस फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफर करेगा? ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा इस कैपेसिटर पे वापस। ठीक है, जैसे ये इधर अभी पॉजिटिव था तो इधर ये नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, लेकिन करंट अभी भी इधर ही जा रहा होगा। ठीक है, और इस टाइम पे जो करंट होगा बच्चों इसमें इस तरीके से, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया ऐसे। ठीक है बच्चों, अब फिर दोबारा एनर्जी क्या होगी इसमें? दोनों फिर शेयर हो गई। अभी भी इसमें एनर्जी कैसे होगी? कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी और कुछ मैग्नेटिक, यू ई भी होगा और यू भी होगा। ठीक है, जीरो नहीं है, दोनों है इस टाइम। ठीक है, लेकिन करंट अभी भी उधर ही जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होगा देखो, अब इसको हम बड़े मजेदार एक और एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। ये एग्जांपल, ये है डायग्राम ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। अब देखो बच्चों, अब क्या होने वाला है कि इस टाइम आके यहां पे करंट जीरो हो जाएगा दोबारा, और सारा का सारा चार्ज कैपेसिटर पे आ गया, लेकिन उल्टा आ गया बच्चों। ठीक है, और करंट कितना हो गया? जीरो। तो सारी एनर्जी किसके पास आ गई? बताओ किसके पास आ गई एनर्जी? बोलो। फिर कैपेसिटर के पास आ गई। तो यहां अगर हम एनर्जी देखें बच्चों, तो यू ई तो होगा मैक्सिमम, है ना, और यू बी कितना हो गया? जीरो। ठीक है, देखो, ठीक, देख लो, यू बी जीरो हो गया, सारी एनर्जी किस फॉर्म में आ गई? इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ गई, और यहां दोनों एनर्जी थी, तो एनर्जी ऑसिलेट कर गई, और जो कैपेसिटर की प्लेट इधर पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। इसको एक बार दोबारा समझते हैं। जैसे हमने इसको स्विच ऑन किया तो सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास थी, कैपेसिटर से एनर्जी भेजनी शुरू करी, इसके पास मैग्नेटिक एनर्जी आई, एक टाइम पर सारी एनर्जी इसके पास आ गई इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये एनर्जी दोबारा कैपेसिटर पे जानी शुरू हो गई, लेकिन कैपेसिटर पे जब चार्ज जाएगा इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव, है ना, इधर से जाएगा बच्चों। अगर ये पॉजिटिव हो गई, अब धीरे धीरे इंडक्टर वापस सारी एनर्जी इसको भेज देगा, तो सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास आ गई ना। अब फिर दोबारा ये साइकिल शुरू होगा बच्चों इस डायरेक्शन में, रिवर्स में। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इधर, और फिर वापस चलते चलते ऐसे हो जाएगी दोबारा प्लेट। अब इतने सारे साइकिल नहीं बनाने, तो चार्ज क्या कर रहा है बच्चों? ऑसिलेट कर रहा है। अभी ये पॉजिटिव है नेगेटिव, थोड़ी देर बाद अगर इसका रिवर्स में चलेगा ऐसे इधर की तरफ, ये पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव, चार्ज वापस ऐसे ही आ जाएगा। तो इस ऑसिलेशन को मैकेनिकली जो स्प्रिंग पेंडुलम होता है उसके ऑसिलेशन से एनालॉजी दी जाती है कि बिल्कुल उसी तरह मैच कर रहा है। कैसे? मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अगर हम ये अभी समझ लेंगे तो फिर इसका थोड़ा मैथमेटिक्स भी इजी हो जाएगा समझना। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ये स्प्रिंग पेंडुलम है। ठीक है, यहां इसकी मेन पोजीशन थी और आपने इसको मैक्सिमम इलोंगेशन दे दिया। ठीक है, देख पा रहे हो बच्चों डायग्राम में, मैक्सिमम खींच दिया आपने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, जब एक्सट्रीम पे ले जाके खींच के छोड़ते हो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो।
सारी एनर्जी क्या होती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यहाँ मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी जीरो। बिल्कुल जैसे यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। अब तुम्हें एक बात बताता हूं पहले। देखो बच्चों, कैपेसिटर की एनर्जी जो है ना, स्टैटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब वो स्टोर करके रख सकता है कैपेसिटर। इंडक्टर की एनर्जी तब तक ही है जब तक उसमें करंट जा रहा है, समझ रहे हो? कैपेसिटर में तो करंट ना भी जाए ना तो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और इंडक्टर जब तक करंट जब तक एनर्जी। बिल्कुल ऐसी दो एनर्जी मैकेनिक्स में होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तब तक है जब तक मोशन हो, और पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट में भी रह सकती है। जैसे ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये मेंटेन करे हुए। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी सारी जो एनर्जी है फिलहाल किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। और यहाँ किस में? कैपेसिटर में। अब है ना, और ये इनिशियली रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो। अब इसे छोड़ दो, ठीक है, ये दूसरे डायग्राम में। तो जब ये इस पोजीशन के बीच में होगा कहीं, जैसे ये आप ऐसे मान लो, ये प्लस एम्पलीट्यूड और ये माइनस ए, समझते हो बच्चों? ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये इधर इसी के बीच में ऑसिलेट करता है ऐसे ये। तो जैसे दूसरे डायग्राम की सिचुएशन दिखाता हूं मैं, ये मीन पोजीशन है ओ, ओ और ए के बीच में होगा ये, तो ये दौड़ रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी बच्चों और पोटेंशियल एनर्जी भी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है और मैग्नेटिक वाली भी है। एक टाइम पे ये अपनी मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा, मीन पोजीशन जो ओ वाली है। अब इसका इलोंगेशन कितना हो जाएगा स्प्रिंग में? जीरो। तो सारी एनर्जी किस में आ जाएगी बच्चों? बोलो, सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? ये सारी एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, और वहां किसकी फॉर्म में आई हुई है? इंडक्टर की एनर्जी की फॉर्म में। तो जैसे मैंने भी बताया कि इंडक्टर की एनर्जी जो होती है वो आप कह सकते हो डायनेमिक एनर्जी होती है, ऐसी है काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद बच्चों, जैसे ये डायग्राम आपने देखा, सारी एनर्जी इसके पास, इसके बाद भी फिर ये क्या होगा बच्चों, जैसे ये मीन पोजीशन है उसके बाद इधर जा रहा होगा, है ना। तो अब फिर लेकिन डायरेक्शन वही होगी वेलोसिटी की, ऐसे करंट की डायरेक्शन भी देखो वही है। उसके बाद फिर ये एनर्जी दोनों फॉर्म में आ जाएगी, देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ऐसे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी, है ना। तो इसका अलग काइनेटिक एनर्जी नॉट जीरो, पोटेंशियल एनर्जी नॉट जीरो, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी? जीरो, है ना। यहाँ पे दोनों थी, और यहाँ इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, है ना। जब हम इस पोजीशन में आएंगे ये कैसा होगा? अब ये इस तरफ से यहाँ कोई एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन होगी, है ना, एक्सट्रीम लेफ्ट, वहां आके स्प्रिंग पूरा कंप्रेस हो जाएगा नहीं, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं आ जाएगा। मीन पोजीशन ये है, ऐसे था ना। तो यहाँ आके सारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन, आधा ऑसिलेशन हुआ ना पेंडुलम का, लेकिन एनर्जी का एक ऑसिलेशन हो गया, पहले भी पोटेंशियल एनर्जी में थी और अब भी बाद में एनर्जी में वो उसमें है। किसमें? मतलब जैसे यहाँ एनर्जी सारी किसमें थी? पोटेंशियल एनर्जी में, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी, है ना। बिल्कुल मैच करता है ना ये मैकेनिक्स के ऑसिलेशन से। यानी कि अच्छा, आपने ये भी पढ़ा था कि इस ऑसिलेशन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लगातार ऐसे ऑसिलेट करता रहता है साइनसॉइडली, है ना, इसका जो फंक्शन है पोजीशन। तो इसका मतलब यहाँ जो चार्ज और करंट है ये भी साइनसॉइडली ऑसिलेट करने चाहिए। तो पहले हमने इस लॉजिक को समझा, और हमें समझ में आया कि यार ये तो ऑसिलेशन है, तो बहुत फायदेमंद होता है। ये सिर्फ फायदा क्या होगा इसका, हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, जितने भी ये टीवी सर्किट ये सब आपके फोन में ये वीडियो चल रही है, ये कहीं ना कहीं एलसी ऑसिलेशन की ही देन है, ठीक है। आपके जो फोन में हजारों ऐसे सर्किट है जहां एलसी ऑसिलेशन बना हुआ है। जब आप इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो बनता है ना, वो एलसी ऑसिलेशन की देन होता है। अब सोचो जब ये ये चार्ज होगा जिस ऑसिलेशन से इसमें सर्किट में चल रहा होगा, उसी ऑसिलेशन की रेडिएशन पैदा करेगा, एनर्जी पैदा करेगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी भी हाई हो सकती है, ठीक है। तो ये रेडिएशन बनाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो सोचो बच्चों, अब हम इस बात को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, चार्ज एंड करंट इन एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। चार्ज एंड करंट इन एलसी ऑसिलेशन। देखो बेटा, जैसे ये इंडक्टर है, ठीक है, और ये कैपेसिटर है। ये इनिशियली इस पे पूरा चार्ज है क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, और टी इक्वल टू जीरो पे स्विच खोलने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो बेटा,
जैसे हमने स्विच खोला तो इसमें करंट जाएगा, ठीक है, प्लस और ये माइनस, इस तरीके से। मानते हो बेटा? देखो बेटा, अगर मान लो हम इसे किसी टाइम पे इसमें केवीएल लगाएं, क्या केवीएल लगा सकते हैं हम इसमें? बताओ। अप्लाई केवीएल लग सकती है, कब केवीएल तो कभी भी लग सकती है, किसी टाइम इसमें चार्ज घट गया होगा जैसा भी सिखाया था, और इसमें करंट जा रहा होगा, है ना। तो ये एक सोर्स की तरह, बैटरी की तरह काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा Q बाय सी, इसके क्रॉस वोल्टेज, माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, ठीक है। अब देखो, हमें पता है एज आई इक्वल टू कितना होता है भाई, डी क्यू बाई डी टी या माइनस डी क्यू बाई डी टी। यहां माइनस लिखा जाएगा सर, क्यों? क्योंकि बेटा ये ना, जैसे अगर किसी कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा होता है तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखो, यहां तो इसका चार्ज डिक्रीज कर रहा है, डीके कर रहा है ना। तो आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब देखो यहां रख देते हैं, तो क्यू बाय सी माइनस एल डी बाई डी टी माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। क्यू बाय सी माइनस प्लस हो जाएगा एल डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर, देखो बच्चों क्या लिखा जाएगा, प्लस क्यू बाय एल सी इक्वल टू 0। ऐसे लिखा जा सकता है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो डी क्यू बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाय एल सी इंटू क्यू, ये की इक्वेशन बनी बच्चों। अब देखो एक मजेदार बात बताने जा रहा हूं मैं। जो हमने बोला कि यार सिंपल पेंडुलम जो होता है, स्प्रिंग पेंडुलम, वो इसकी तरह होता है बिल्कुल, है ना। तो अगर इसकी तरह है तो उसकी जो इक्वेशन होती है, तो आप कैसे लिखते थे उसमें, रेस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स, है ना। लिख देता हूं इसको आप बस समझने के लिए। और एफ को क्या लिखते थे, एम ए, याद करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ए को क्या लिखते थे, डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर, तो माइनस के एक्स, तो डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर माइनस के बाय एम इंटू एक्स। देखना बच्चों, डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना ये भी इस एक जैसी है ना। देखो यहां पोजीशन है तो यहां चार्ज है, वहां पोजीशन चेंज होती है, यहां चार्ज चेंज होता है ना। वो अलग बात है कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखा है, और जेई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है ये, ठीक है। तो अब हम इसे मैं हटा देता हूं बस आपको समझाने के लिए कि देखो सेम डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो बच्चों, solution of this equation 1 is, अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब कैसे सॉल्व करें। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बच्चों हमने कभी सॉल्व मैथ्स में नहीं करी, तो यहां तो कैसे सॉल्व करें। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा जाता है, Q इक्वल टू क्यू नॉट, ठीक है, cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ये सोल्यूशन होता है बच्चों इसका, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी, फाइव है इनिशियल फेज, मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी है इनिशियली, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी ओमेगा कहां से आ गया सर, क्यू नोट क्या, अभी एक मिनट बताऊंगा मैं आपको। क्यू नोट है इनिशियल चार्ज, है ना, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम चार्ज था। अच्छा, फाइव क्या है उसको भी पता करेंगे। ओमेगा है फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू होती है बच्चों अंडर रूट एल सी, ठीक है, याद रखना है ये। सर ये कैसे, इसका देखो यहां पे जो वैल्यू है ना, ये अभी हमने पढ़ा था कि a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हुआ करता था, एसएचएम में होता था ना। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो ये सॉल्यूशन के साथ आती है, ये सॉल्यूशन किया जाता है तब, अब तो हमें डायरेक्ट याद करनी है ये। तो ये इतने रेडियन पर सेकेंड, यानी कि इतनी फ्रीक्वेंसी से जो हमारा चार्ज है या करंट है वो ऑसिलेट करेगा। देखो चार्ज की फ्रीक्वेंसी है ना ओमेगा, तो उतनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट करेगा। अगर आपको ये चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे, तो आप पिछले लेक्चर जरूर देखना। यहां हो सकता है आपको ये समझ में ना आया कैसे फ्रीक्वेंसी है सब, तो शुरुआत के लेक्चर से मैंने आपको ये सब सिखा रखा है, ठीक है। देखो बच्चों, अब ध्यान से सुनना। अब ये फाई कितना हो, आपको पता है t इक्वल टू 0 पे
इस इक्वेशन में ये सेकंड इक्वेशन हुई, t इक्वल टू 0 रखो, चार्ज कितना है बच्चों, t इक्वल टू 0 पे क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कॉस, और यहाँ 0 रख दिया तो कॉस फाइव बचा ना, तो कितना ऐसे कॉस फाइव कितना आ गया बच्चों 1, तो फाइव कितना होगा, कॉस फाइव 1 कब होता है बच्चों, कॉस थीटा जब 0, तो फाइव 0 है। इसका मतलब हमारे जो चार्ज का एक्सप्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो यानी कि चार्ज ऑसिलेट कर रहा है टाइम के साथ, है ना, और साइनसोइडली ऑसिलेट कर रहा है। साइनसोइडली बोले तो क्या बोलते हैं, साइनसोइडल का मतलब क्या होता है कि साइनसोइडली की चार्ज जो है साइन या कॉस का फंक्शन है, ठीक है, इसको साइनसोइडल बोलते हैं। अब देखो बेटा, अब हमें करंट पता करना है, तो हमने पढ़ा है कि करंट जो होता है वो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू देखते हैं, तो देखो बेटा I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी माइनस डी क्यू बाई डी टी, है ना, तो माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो I इक्वल टू देखो माइनस क्यू नॉट, ओमेगा बाहर ले लो और साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सर ये क्या कर दिया आपने, भाई मैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढूं तो मैं इसका मैक्सिमम करूंगा तो साइन का मैक्सिमम 1 हो जाएगा, तो ये जो क्यू नॉट ओमेगा ये पीक करंट होगा ना, तो वेयर आई नॉट इज क्यू नॉट इंटू ओमेगा। ये एक पिद्दी सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत काम आता है बच्चों, ध्यान रखना है। पीक करंट और पीक चार्ज में, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, पीक मतलब मैक्सिमम, उनके बीच में रिलेशन है ये, कई बार जरूरत पड़ती है आपको क्वेश्चंस करते वक्त, तो याद रखना है, ठीक है। ये बात हमें पता लगी यार, करंट और चार्ज क्या है, साइनसोइडल फंक्शन है ना। तो अगर मैं चार्ज का ग्राफ बनाऊं, देखो टाइम के साथ, ठीक है, तो चार्ज का ग्राफ बनेगा बच्चों कॉस फंक्शन ऐसा, ये टाइम पीरियड टी, ये t/2, t/4, 3t/4, और अब मुझे करंट बनाना हो तो करंट कैसे बनेगा बच्चों, साइन फंक्शन है ना। तो देखो जब चार्ज मैक्सिमम होता है तो करंट 0, जब चार्ज 0 होता है तो करंट मैक्सिमम, और ये मैंने आपको उस टाइम जब एक्सप्लेन किया था शुरू में, उसके साथ आप ये मैच कर सकते हो, ठीक है। तो चार्ज और करंट दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, और आप देख सकते हो मैंने क्या समझाया, जब चार्ज मैक्सिमम होता है तो करंट 0 होता है, और जब करंट चार्ज 0 होता है तो करंट मैक्सिमम होता है। एक बार चेक करें वापस चल के, देखो जब आपको ये बेसिक समझाया था, कहाँ गया भाई, ये रहा ये रहा। देखो बेटा जब सर्किट में चार्ज मैक्सिमम है, ठीक है, चार्ज मैक्सिमम है तो करंट कितना है 0, और जब करंट मैक्सिमम है तो उस टाइम कैपेसिटर पे चार्ज है नहीं है। तो ये इस तरीके से आपने वेरीफाई किया इस बात को, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम ये देखने जा रहे हैं कि यार ये फ्रीक्वेंसी पता लगी भाई जिससे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, Q²/2C, और Q कितना होगा, क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t/2C, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, हाफ Li², हाफ Li कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। ये टोटल एनर्जी हुई, इन दोनों को जोड़ के टोटल एनर्जी होगी, दैट इज UE प्लस UB, ठीक है, UE प्लस UB। अच्छा अगर थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चार्ज की फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा थी, ठीक है, तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बोलो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो यहां स्क्वायर है ना, तो जब कॉस स्क्वायर होता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है। चार्ज की करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी तो ये स्क्वायर आ गया ना साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल, यानी कि जितनी देर में चार्ज और करंट एक ऑसिलेशन पूरा करते हैं, चार्ज या करंट एक ऑसिलेशन पूरा करते हैं, उतनी देर में एनर्जी अपने 2 ऑसिलेशन पूरा कर लेती है। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। देखो एक बार समझाता हूं, यहां पे रुक गए हम टोटल एनर्जी के लिए, एक बार फिर जाते हैं वहां पे वापस और वो कंसेप्ट समझाता हूं। देखो बेटा इस डायग्राम में सारी एनर्जी अभी फिलहाल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में है ना, और चार्ज ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव, यहां आके फाइनली इस स्टेज पे आके सारी एनर्जी फिर इलेक्ट्रिक फॉर्म फील्ड की फॉर्म में आ गई,
और एनर्जी के पास ना डायरेक्शन नहीं होती बच्चों। तो डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब सारी एनर्जी हम यही मानेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ गई, तो एनर्जी ने अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया ना। लेकिन क्या चार्ज ने अपना एक ऑसिलेशन पूरा करा? चार्ज इस प्लेट पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब चार्ज का आधा ऑसिलेशन पूरा हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसे जैसे मैं ऐसे जा रहा हूं और मुझे ऑसिलेशन करना है इस पॉइंट के अबाउट, तो भी मैं ऐसे गया हूं ना, तो मीन पोजीशन पे आ तो गया, लेकिन डायरेक्शन तो उल्टा है ना। फिर मैं ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे आऊंगा, है ना। तो इसका मतलब यहां अभी चार्ज का आधा ऑसिलेशन हुआ है, एनर्जी ने अपना एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। कौन सी एनर्जी ने? इलेक्ट्रिकल ने। ऐसे मैग्नेटिक एनर्जी ने भी अपना ऑसिलेशन पूरा कर लिया, यहां पे जीरो थी और यहां पे फिर जीरो हो गई, है ना। टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। वही बात यहां मैंने आपको समझाई कि एनर्जी एसएचएम में भी आपको सिखाया गया था कि डबल फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, डबल चार्ज की और करंट की डबल फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो देखो अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं, यहां एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ये वेरीफाई करना होगा कि टोटल एनर्जी जो होती है एलसी ऑसिलेशन की वो कांस्टेंट रहती है। तो देखो यू ई क्यू नोट स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एल आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। देखो बेटा ये टोटल एनर्जी है, ठीक है। ये जैसे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है पेंडुलम में, एसएचएम में जो हमने पढ़ा था, बिल्कुल ऐसी ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो देखो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हाफ एल आई नोट की वैल्यू क्या लिखाई थी अभी? पीक करंट कितना होता था? पीक चार्ज इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपको दिख रहा है यार कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इकट्ठा हो जाए तो 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा टाइम का फैक्टर। तो कैसे किया जाएगा सर? आप सॉल्व करते रहो बस, है ऐसा ही तो है। देखो हाफ एल क्यू नोट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1/LC, है ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो बच्चों, क्यू नोट स्क्वायर बाई 2c कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये कितना होता है बच्चों? 1। ठीक है, कितना आ गया? ये कांस्टेंट हो गया नहीं? तो बताओ सारी जो वैल्यू थी, जो इनिशियल एनर्जी थी, किसी टाइम पे आपने किसी टाइम पे लिखी है ना, एनर्जी टाइम का फंक्शन है, तो जोड़ के जीरो आ रहा है। क्या प्रूव हो रहा है? कि मैकेनिकल एनर्जी जैसे सिंपल पेंडुलम में कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंज होती है, ऐसी यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट और आपस में इंटरचेंज होती रहती है ना। और फ्रीक्वेंसी उनकी डबल होती है जो चार्ज और करंट की फ्रीक्वेंसी है। अब इतनी बातें समझ के हमें यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये तो सिंपल पेंडुलम, और ये अगर मैं ऐसे कहूं एनालॉजी विद मैकेनिकल पेंडुलम, है ना, मैकेनिकल पेंडुलम। देखो बच्चों जैसे यहां मैं लिखता हूं स्प्रिंग पेंडुलम और यहां मैं लिखता हूं एलसी ऑसिलेशन। देखो बच्चों सिंपल पेंडुलम में जैसे पोजीशन होती है तो यहां क्या होता है? चार्ज। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? dx/dt। और करंट क्या होता है? dq/dt। तो जैसे इसमें चार्ज को पोजीशन से रिप्लेस कर सकते हो, है ना, वेलोसिटी को यहां करंट माना जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने देखा एनर्जी जो इंडक्टर के क्रॉस होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, ओ काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या लिखी जाती है? हाफ mv², है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ऐसे। तो यहां एनर्जी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। कितनी? हाफ LI²। इसका मतलब देखो आई तो करंट से हमने मान लिया कि आई करंट यहां से, तो यानी कि मास को रिप्लेस कर सकते हो आप इंडक्टर से। अब ये नहीं कि सर अच्छा मास इंडक्टर होता है, नहीं भाई, ये लॉजिक सेम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप मैकेनिक्स बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं एसएचएम वगैरह, तो वहां से लिंक किया जा सकता है बड़ा इजी। अब देखो ये लॉजिक समझ में आया। अब जैसे एनर्जी अक्रॉस पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाती है? हाफ की x²। यहाँ क्या लिखी जाती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी की बजाय कौन सी एनर्जी होती है यहाँ? ओ ये मैग्नेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी q²/2c। ठीक है, तो x की जगह तो q आ गया और इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों? k।
ठीक है, यानी कि अगर यहाँ k है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/c। तो जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है तो वैसे 1 अपॉन कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आप याद भी रख सकते हो, इजीली याद हो सकते हैं आपको। ठीक है, अभी चैप्टर के लास्ट में आपको ये फॉर्मूले बना भी कर भी दूंगा कि कैसे आप इजीली याद रख सकते हो चैप्टर के फॉर्मूले। तो ये एलसी ऑसिलेशन में सिमिलरिटी पता लगी और हमें पता लगा कि भाई चार्ज एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब इसके बहुत यूज होते हैं बच्चों एलसी ऑसिलेशन, जैसे मैंने बताया कि कितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी का आप, अब देखो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट ही तो बना है ये, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी वो ध्यान से सोचना, जैसे आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी है ना, यही तो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। यानी कि इसके अंदर भी एक छोटा सा ऑल्टरनेटिंग करंट चल रहा है। ये फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर और इंडक्टर पर डिपेंड करती है। आप, हमें जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है वो 100 मेगाहर्ट्ज और ये ऐसी कुछ चाहिए होती है। अगर आप एसी जनरेटर की बात करो, ये जो बिजली घर में आ रही है उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार घुमा सकते हो इसको, कॉइल को, है ना। क्या ऐसा कर सकते हो कि 1 सेकंड में आप 50 लाख बार, 50,000 गुना, 50 लाख टर्न 1 सेकंड में दे दो? इम्पॉसिबल है ना। लेकिन हमें ऐसा करंट चाहिए होता है इन डिवाइसेस में, जैसे फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये जो आप चला रहे हो, इनमें ऐसा करंट चाहिए होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो। तब क्या करें भाई, वैसा करंट कहां से लेके आए जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो? तो वो इस एलसी ऑसिलेशन से बनाया जा सकता है, कैपेसिटर इंडक्टर की कुछ ऐसी वैल्यू लेके। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट होता है उस करंट का, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लियर है? अब हम इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें सीखी आपने कि एक कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, एनर्जी ऑसिलेट कर दिया, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज की फ्रीक्वेंसी और करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2 ओमेगा, डबल फ्रीक्वेंसी से, और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। दूसरी बात, आप स्प्रिंग पेंडुलम से इसे मैच कर सकते हो। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो बेटा क्या है क्वेश्चन। स्प्रिंग, ओह स्प्रिंग कह रहा हूं, कैपेसिटर, ये आपको एनसीईआरटी में एडिशनल क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि आप जो बच्चे सीबीएसई के लिए अप्रोच कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन को देख सकते हो, मतलब मिलेगा नहीं। ठीक है, सीखने के लिए बहुत जरूरी है। अ कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी हैविंग इनिशियल चार्ज क्यू, ठीक है, दैट इज 1 माइक्रोकूलम, वैल्यू भी रख लेते हैं बाद में से पुट कर लेना आप, कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल। ठीक है, इसके अक्रॉस इंडक्टर कर के अक्रॉस अप्लाई कर दिया। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट। दूसरा, फाइंड इनिशियल एनर्जी। थर्ड, फाइंड द टाइम, मतलब टाइम या टाइम्स, बहुत सारे टाइम भी हो सकते हैं ऐसे। फर्स्ट में, व्हेन एनर्जी विल बी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, तो बॉडी खत्म हो गया था, है इलेक्ट्रिकल। व्हेन एनर्जी विल बी कंप्लीटली मैग्नेटिक, व्हेन एनर्जी विल बी इक्वली शेयर बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ठीक है, मतलब अगर ये एनर्जी इन दोनों के बीच में शेयर रहे, ठीक, इक्वली शेयर रहे, तो वो टाइम क्या होंगे, ये क्वेश्चन करना है बच्चों। एक और, वैसे मैं इसको फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड बना देता हूं और ये फोर्थ। एक क्वेश्चन है सेकंड में, फाइंड द एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर व्हेन चार्ज reduced to half of
इनिशियल वैल्यू। ये बड़ा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव है, रिपीटेड देखा मैंने कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, तो देखो बेटा, अब यहाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला पार्ट इसका, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये तो बड़ी इजी सी बात हुई। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है बच्चों? अभी हमने पढ़ा कि एक कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट किया है, तो ये तो एलसी ऑसिलेशन है, चार्ज ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी हुई ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ठीक है, ये अगर वो एल की वैल्यू दे दे और सी की, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगी। अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में नहीं जा रहे, सिंपल समझ रहे हैं। दूसरे पार्ट में पूछा, फाइंड द एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर व्हेन चार्ज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। ठीक है, देखो बेटा, अच्छा जैसे इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, थर्ड पार्ट कर लेकर हम, तो इनिशियल एनर्जी सारी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी ना, कितनी होगी? Q0² / 2C। भाई चार्ज कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया है, तो एनर्जी सारी किसकी फॉर्म में रखेगा वो? भाई यहाँ आप सोचो ना, डायग्राम ऐसे, ये प्लस Q0, ये माइनस Q0, ऐसे एनर्जी इससे कनेक्ट किया है इसको। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब ये चल रहा होगा, मतलब इसमें किसी टाइम चार्ज फ्लो कर रहा होगा, तो करंट की फॉर्म में होगी एनर्जी, यहाँ प्लस माइनस। तो एनर्जी जो होगी बच्चों, टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म प्लस मैग्नेटिक फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, बताओ जरा? Q0² / 2C। इनिशियल तो ये होगी, उसने मतलब टोटल तो हमेशा यही रहेगी ना, जैसे अभी थ्योरी में पढ़ा था, टोटल एनर्जी इतनी ही रहेगी। तो इसका मतलब जो एनर्जी है कैपेसिटर पे, वो कितनी होगी उस टाइम जब चार्ज ज्यादा हो जाएगा? तो Q0/2 / 2C। और एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हमें ये पता करनी है कितनी होगी। तो देखना बच्चों जरा, Q0² / 2C, और ये कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स ऑफ Q0² / 2C। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों यहां से? बोलो, UM आ जाएगा 1 - 1/3, 1 - 1/4 कितना होता है बच्चों? 1 - 1/4, 3/4 है ना। तो 3/4 Q0² / 2C। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी का इतनी एनर्जी फिलहाल इंडक्टर में बची है। ठीक है, इस टाइम जो ये करंट फ्लो कर रहा होगा, तो इस टाइम इंडक्टर में इतनी एनर्जी होगी। तो ये बड़ा बढ़िया सा पार्ट था इस क्वेश्चन का, कि किसी टाइम पे आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन है कि वो टाइम बताओ जब सारी एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर्म में होगी, मैग्नेटिक फॉर्म में होगी। तो देखो कितने मजेदार बात है ये। उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, देखो बेटा, क्या करना है, जैसे फाइंड द टाइम व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल, यानी कि सारी एनर्जी किसके अक्रॉस है? कैपेसिटर के। तो इंडक्टर के अक्रॉस कितनी होगी एनर्जी? 0। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी होगी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है, दैट इज ½ Li²। क्या कर देनी है आपको? 0। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? ए की फॉर्म में। ठीक है, तो ½ आई की जगह कितना होगा? I0² sin² ω t = 0। I0 sin ω t = 0। ठीक है बच्चों, देख रहे हो आप? भाई कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल है, तो सारी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वाली एनर्जी हमने खत्म कर दी। ठीक है, तो अब देखो साइन ω t = 0। ω t 0 कब होता है बच्चों? 0 पे। और पाई पे होता है। साइन थीटा 0, 2 पाई पे, 3 पाई, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। ओमेगा क्या हो सकता है? 2 पाई/t, और 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे पाई से पाई काट दो ऐसे, तो टाइम क्या आ जाएगा? टी की वैल्यू। तो पहली तो 0 आ गई, दूसरी कितनी होगी? टी, 2t, 3t, ऐसे, ये टाइम की वैल्यू आ गई। इन टाइम पे बच्चों जो एनर्जी होगी वो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसी पूछा कब उसकी टोटल एनर्जी मैग्नेटिक होगी, तो इसका मतलब सारी एनर्जी इंडक्टर के क्रॉस हो, कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो जाए? 0। तो कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी Q² / 2C = 0। तो ये कौन सा पार्ट है? बी। तो Q0 cos²ω t/2C = 0। भाई Q की जगह Q0 cos ω t लिख दिया। यहां से cos²ω t 0, यानी कि cos ω t 0 है ना। अब देखो ओमेगा cos थीटा कब 0 होता है बच्चों? तो π/2 पे,
ठीक है, 3π/2 पे 5π/2 ऐसे। ठीक, ओमेगा की जगह क्या लिखोगे बच्चों? 2π/t, π/2, 3π/2, 5π/2। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा ऐसे, t/4, 3t/4, 5t/4 ऐसे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से टाइम इन टाइम पे जो एनर्जी है वो सारी कंप्लीटली किसके अंदर होगी? कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तीसरा पार्ट पूछा है कि अगर ये एनर्जी इक्वली कब शेयर होगी कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में। ठीक है, तो देखो इक्वली कब शेयर होगी। तो बेटा इक्वली शेयर करने के लिए सारी एनर्जी Q²/2C किसके क्रॉस होनी चाहिए? हाफ Li² के बराबर होनी चाहिए, है ना। ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं, सी। तो Q0 cos² ωt अपॉन 2C हाफ L। अच्छा ये हाँ एक और बात, ये सर टाइम पीरियड कहाँ से आएगा? तो आपने अभी ओमेगा फाइंड किया था ना, 1/√LC। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π/t। ओमेगा को टाइम पीरियड के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना। तो टाइम पीरियड कितना आ गया बताओ? 2π√LC, ये टाइम पीरियड है बच्चों। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, रेडियन में यूनिट होती है इसकी, रेडियन पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी लिखनी हो तो इसका उल्टा कर दो, है ना, 1/2π√LC, मतलब फ्रीक्वेंसी 1/t होती है अगर आपको ये लिखना है, और दैट इज 1/2πLC, ऐसे लिख सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी भी बन सकती है। अब क्वेश्चन आया कि भाई कब एनर्जी बराबर होगी? तो हाफ Li0² sin² ωt, ऐसे लिखा, है ना। हाफ से हाफ कट गया। Q0 कितना पढ़ा था बच्चों? I0 इंटू ω0, याद है? ओ गलत लिखा, ये Q0 नहीं पढ़ा था। Q0²/C cos² ωt L। I0 कितना होगा बच्चों? Q0 ω² sin² ωt। ठीक है, Q0 कट गया ऐसे, तो 1/C cos² ωt इक्वल टू ω² इंटू L sin² ωt। देखना बच्चों अभी जरा कैलकुलेशन, ठीक है, दिख रहा है ये? देखो बेटा, ये ω² क्या होता है? 1/LC, ये L sin² ωt। ठीक है, देखो C से C कट गया, L से L कट गया, ये sin² ωt cos² ωt। बच्चों बड़ी लेंथी सी कैलकुलेशन, सो मत जाना, जागते रहना। ठीक है, अब देखो इक्वल टू 1, सोचो बच्चों, ये हो जाएगा tan² ωt इक्वल टू 1, और tan ωt इक्वल टू क्या आ जाएगा? +-1। tan थीटा +-1 कब होता है बच्चों? जब ωt कितना होता है? π/4, 3π/4, 5π/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो बेटा, तो ओमेगा की जगह 2π/t ठीक है, पाई से पाई कट गया, t इक्वल टू t/8, 3t/8, 5t/8। ठीक है, ये आ गया टाइम की वैल्यू। ठीक है, तो ये टाइम की वैल्यू आ गई बच्चों। इस टाइम पे एनर्जी इक्वली शेयर होगी इंडक्टर और कैपेसिटर में। ठीक है, तो ये कंप्लीटली एलसी ऑसिलेशन था, और आपने देखा कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं बच्चों कि जैसे ये इंडक्टर है, ठीक है, और ये कैपेसिटर है, ये एनर्जी कांस्टेंट है, अगर बीच में मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दूं तो क्या हो जाएगा? बताओ बच्चों, रेजिस्टेंस लगा दे तो क्या हो जाएगा? सोचो, जैसे आप यहाँ रेजिस्टेंस लगाओगे बच्चों, तो रेजिस्टेंस लगाने से ये क्या हो जाएगा बच्चों? एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होना शुरू हो जाएगा, हीट की फॉर्म में। तो जो एनर्जी अभी तक कांस्टेंट थी वो डैम्प्ड होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो जैसे पेंडुलम होता है, जब एयर रेजिस्टेंस में आ जाता है तो डैम्प्ड ऑसिलेशन शुरू हो जाता है ना।
ऐसे यहां शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो डैम्पिंग शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आपको एक डैम्पिंग का कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, डैम्पिंग का कंसेप्ट, ठीक है। जो बच्चे क्लास 12th वाले हैं वो स्किप कर सकते हैं, सीबीएसई वाले बच्चे जो केवल स्कूलिंग देने जा रहे हैं वो स्किप कर सकते हैं। जो नीट जेई और केवीपीवाई वाले हैं उसको बहुत ध्यान से सीखो, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। जैसे इसके लिए पहले आपको पेंडुलम समझना पड़ेगा। जब अगर ये पेंडुलम है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है और बहुत अच्छे से बच्चों, एडवांस के लिए भी ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे ऐसे ये एयर रेजिस्टेंस, ये पानी है, विस्कस फ्लूइड है, तो विस्कस फ्लूइड में डैम्प करता है ना ये। तो यहां जो फोर्स लगता है वो लगता है 6 पाई ईटा आर वी, याद है ना बच्चों। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं एफ इक्वल टू के इंटू वी, के कोई कांस्टेंट है, इंटू वी, है ना, के नहीं सॉरी बी लिख देते हैं, बी डैम्पिंग कांस्टेंट हुआ। ये मैं आपको रिवाइज करके दे रहा हूं मैकेनिक्स। तो जो फोर्स लगेगा बच्चों पेंडुलम पे, अभी तक क्या था, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, लेकिन बच्चों प्लस यहाँ पे एक बीवी भी लगेगा, ये डैम्पिंग फोर्स इस पे, है ना, ड्रैगिंग फोर्स कह सकते हो। तो ये बन जाएगी इक्वेशन एफ प्लस बी वी प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एफ बच्चों बी वी जो है ना अपोज करने के लिए, नाम से ही पता लग रहा है तो अपोज ही करेगा, बी वी, है ना। तो ये ड्रैगिंग है, एयर रेजिस्टेंस है, लॉस करने के लिए। तो एम डी टू एक्स प्लस बी, वी की जगह क्या लिखोगे, डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ऐसे लिखा। तो ये इक्वेशन बनी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तुम इधर आ जाओ, इंडक्टर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर सोर्स था, तो यहां जो इक्वेशन बनी थी आपने क्या बनाया था बच्चों, केवीएल, क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना, और बच्चों माइनस आई आर इक्वल टू 0, और हमारा आई क्या था बच्चों, माइनस क्यू बाई डी टी। मतलब सीबीएसई वाले स्किप करेंगे, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जेई के लिए खासकर, और जो भी आप एग्जाम दे रहे हो। तो आई की जगह माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखोगे तो देखो ये हो जाएगा एल, और यहाँ डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर, और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आई की जगह डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी आर और प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। देखना बच्चों, एनालॉजी अगर आप लगा रहे हो तो आपने देखा कि जैसे यहाँ मास है वहां इंडक्टर है, जैसे यहाँ चार्ज है तो वहां पोजीशन, यहाँ पोजीशन वहां चार्ज। तो जैसे यहाँ बी डैम्पिंग कांस्टेंट है, एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट, वहां ऐसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी तो लॉस करने के लिए है ना, कितनी मजेदार बात। और ये इस चार्ज और ये कैपेसिटेंस, तो यहाँ जैसे के होता है तो यहाँ 1/c। इसका सोल्यूशन होता है बच्चों x इक्वल टू ए, जो एम्पलीट्यूड होता है, e की पावर माइनस बी बाई 2m इंटू टी कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। और फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ना होकर थोड़ी सी बदल जाती है। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ क्या होना चाहिए इसका सोल्यूशन, अब चार्ज क्या लिखा जाना चाहिए, तो चार्ज ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो क्यू नॉट ई की पावर माइनस बी बाई 2m, तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस, आर बाई 2l इंटू टी और कॉस ओमेगा टी, है ना, प्लस माइनस 5। फेज को तो भूल जाते हैं, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। और ओमेगा डी जो होता है यहाँ पे अंडर रूट के बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर, ये होता है बच्चों। तो सिमिलरली यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी अब नई ऑसिलेशन की कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट के बाई एम, तो 1/LC माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर, ये फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कि जब आप इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगा दोगे, ठीक है, तो जो नया ऑसिलेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, चार्ज ये होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी, ठीक है। फिर बता देता हूँ कि आप जो 12th के स्टूडेंट हैं, जो सीबीएसई की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उसको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो एडवांस वाले केवीपीवाई इसको बहुत सीरियसली देखो, ठीक है। और हमें पता लगा कि चार्ज जो है बच्चों, देखो चार्ज की वैल्यू किसी टाइम पे जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करता जा रहा है। जब हम इसका ग्राफ बनाए, अगर आपसे पूछा जाए कि अब चार्ज का एक्सप्रेशन कैसा बनेगा,
और ये रेजिस्टेंस सारी हीट की फॉर्म में उड़ा देगा एनर्जी को, है ना। तो यहां बच्चों चार्ज का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ये ग्राफ है t इक्वल टू 0 पे चार्ज क्यू नॉट ऐसे डिक्रीज करता जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये डैम्पिंग हुई ऐसे, तो क्या बच्चों ऐसे डिक्रीज करता जा रहा है। अब यहां क्वेश्चन बनता है बच्चों कि अगर हमें कहा जाए, जब हमने डैम्पिंग ऑसिलेशन पढ़ा था हमें पता है कि भाई पेंडुलम है ये थोड़ी देर में बच्चों रुक जाएगा, है ना। या मैं एक एग्जांपल दूं झूले का, हमें पता है कि एक बच्चा झूला झूल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी देर में रुक जाएगा नहीं, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो चलता रहेगा। तो इसे कंटिन्यू कराने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इंपल्सिव साइनसोइडल फोर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये एक और माइक हैंग कर रहा है मेरे पास ऐसे, ठीक है, ये एक माइक है। तो अगर इसे छोड़ दूं तो मैं थोड़ी देर में ऐसे रुक जाता है ना, रुक जाएगा ना, डैम्पिंग होगा, रुक रहा है देखो धीरे धीरे। लेकिन अगर मुझे ये इसे कंटिन्यू करना है तो जो एनर्जी लॉस हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो रही है रेजिस्टेंस की हीट की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, उसकी भरपाई करने के लिए मैं एक सोर्स लेके आऊं। तो जैसे ऑसिलेट कर रहा था तो मैंने क्या किया, ओहो एक मिनट, कुछ और कर लेते हैं बच्चों, एक मिनट रुको। जैसे ये पेंडुलम है, ठीक है। हम्म, एक मिनट बच्चों, अब ठीक है। तो ये पेंडुलम है, इसे ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये रुक रहा है, तो अच्छा है कि हम इसे ना रोकने दें, तो हम इस पे एक ऑसिलेटरी फोर्स लगा रहे हैं। देखो मेरा हाथ भी तो ऑसिलेशन कर रहा है ना, तो ऑसिलेटरी फोर्स लग रहा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड कर रहा है बच्चों, जो फोर्स लग रहा है ना। अब तो मेरे हाथ के अकॉर्डिंग चल रहा है ना ये, तो अब कंटिन्यू रहेगा ना, जब तक हाथ चलता रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने मैकेनिक्स में फोर्स्ड ऑसिलेशन करा था, यहाँ एक फोर्स लगा दिया था ऑसिलेटरी, है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा, आपने एक्सप्रेशन लिखा था एफ कोस ओमेगा टी, ऐसे ड्राइविंग फोर्स बोल दिया था उसको। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी तो हम एक सोर्स लगा सकते हैं ना बच्चों। अगर मैं यहाँ एक सोर्स लगा दूं ऐसे, तो आप कहोगे सर ये तो एलसीआर सर्किट हो गया, है ना। एलसीआर सर्किट नहीं हो गया, अगर मैं एक सोर्स लगा दूं कि यार भरपाई करे इसकी जो एनर्जी लॉस होती जा रही है, तो ये सीरीज एलसीआर सर्किट नहीं है जो हम पढ़ के आए पिछली क्लास में। फिर आपको पढ़ाया गया था एसएचएम में कि जब आप ऑसिलेट करा रहे होते हो चार्ज को, करंट को, सॉरी ऐसे पेंडुलम को, तो एक टाइम पे क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए सोर्स की और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पेंडुलम की, तो एक बड़ा सा एम्पलीट्यूड आता है ना, और एनर्जी बढ़ जाती है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेजोनेंस। तो क्या यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है। तो अगर इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है एल और सी की, इसके बराबर हो जाए, तो क्या हो जाना है बच्चों यहाँ, एल सी आर रेजोनेंस, ठीक है। एक बड़ा करंट इस सर्किट में जाएगा। तो इस कंसेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आ गया। देखो यहाँ इसकी भरपाई करने के लिए एक सोर्स लाए, लेकिन सोर्स अगर इसकी अपनी जो इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एलसी की, दैट इज 1/√LC, उसके बराबर हो गया, तो भाई इसमें तो बहुत तगड़ा करंट जाएगा, है ना। तो उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं अब हम, ठीक। तो देखो देखो बच्चों, रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट, बड़ा लेंदी सा होता है बच्चों चैप्टर, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, ये सबको पढ़ना है भाई, ठीक है। ये सबके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये ना हो तो आज की क्लास पॉसिबल नहीं थी। क्यों सर, आज की क्लास क्यों नहीं होगी, क्योंकि मतलब ये टॉपिक ही नहीं होगा सिलेबस में, नहीं बच्चों, इसलिए नहीं होगी क्योंकि क्योंकि ये आपके सिस्टम, फोन, ये नेट, ये सब रिसीव नहीं कर पाएंगे सिग्नल, ठीक है। वो इसी की बदौलत है। अब देखो, अब क्या किया बच्चों हमने, जैसे एक एलसीआर सर्किट बना लिया, ठीक है, ये सोर्स लगा दिया। तो अगर जो मैंने अभी थ्योरी पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या है बताना बच्चों, एल और ये आर ये सी, ये एक क्या है बच्चों, फोर्स्ड ऑसिलेशन है ना, मैकेनिक्स की लैंग्वेज में, है ना। मैकेनिक्स की लैंग्वेज में ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हुआ। तो अगर मैं यहाँ E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी रख दूं बच्चों ऐसे, सोर्स है ये पहले की तरह, ये करंट है,
तो किसी टाइम इसमें करंट जो होता था बच्चों, पीक करंट, और पीक करंट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, आई नॉट कितना होता था बच्चों, ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। आप चाहते हो कि यार इस पीक करंट की वैल्यू मैक्सिमम कर लें हम, मैक्सिमम, तो कैसे करें भाई, ये वोल्टेज है ये तो सोर्स फिक्स है, कुछ सर्किट में ऐसा हो जाए कि करंट मैक्सिमम हो जाए, तो आप एक बात देखो, ये इंपीडेंस है सर्किट का, जब ये कम होगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो कब ये कम हो सकता है, तो एफ एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो बच्चों ये जेड जो होगा मिनिमम नहीं हो जाएगा, जेड कितना होता है, ये पूरा जेड है, दैट इज ई नॉट बाई जेड, है ना, जेड मिनिमम हो जाएगा और कितना हो जाएगा, आर के बराबर, तो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, ई नॉट बाई आर, और ये इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, पीक करंट की, होगी नहीं होगी, सही बात है, अच्छी बात है भाई, बड़ा करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन अब इसको थोड़ा ध्यान से देखें, चलें इधर, देखो एक्सएल इक्वल टू एक्सी लिखा आपने, एक्सएल को लिखा ओमेगा एल और इसको लिखा 1/ओमेगा सी, ये ओमेगा इधर आया ओमेगा स्क्वायर, ये एल सी, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एल सी। ओ भाई, अब देख के कुछ समझ में आ रहा है ये क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी तो वही है जो एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती थी, ये, और ये यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लिखी आती है सोर्स की फ्रीक्वेंसी लिखी आती है, जो सोर्स लग रहा है उसी की तो ना ओमेगा, और उतनी ही फ्रीक्वेंसी इन दोनों की आपस में ऑसिलेशन करने की होती है, यानी कि बच्चों क्या हुआ, एक टाइम पे देखो ये क्या कर रहे होते हैं, ये भी आपस में एनर्जी, एक का कैपेसिटर इंडक्टर कुछ ऐसे होते हैं, जब एक पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो दूसरे पे मिनिमम, ऐसा कुछ है ना, 90 डिग्री फेज होता है करंट से, तो एक इधर वोल्टेज भेज रहा है, एक इधर, तो जब इनके आपस में फ्रीक्वेंसी भेजने की बाहर के सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो अचानक बड़ा करंट जा सकता है नहीं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई है, तो इसकी ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है एलसी ऑसिलेशन की, उतनी फ्रीक्वेंसी सोर्स की आ गई, तो हो गया रेजोनेंस, यही तो पढ़ा था हमने 11th क्लास में मैकेनिक्स में, रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस हो गया, यानी कि हमें पता लगा कि यहाँ एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, और बहुत सारी बात अब और पता लगी कि जैसे हम आई नॉट एक्सएल आई नॉट एक्सी लिख दें, ऐसे लिख दिया भाई, आई नॉट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होता है बच्चों, ई एल, और ये क्या होता है ई सी, तो यानी कि एट रेजोनेंस, इसको बोलेंगे आज से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और रेजोनेंस पे ई एल और ई सी बराबर होते हैं, तो हमने पढ़ा है कि नेट ईएमएफ होता है बच्चों ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर, तो ई एल ई सी का बराबर हो गया, तो ई नेट किसके बराबर हो जाएगा, ई आर के, ई नोट किसके बराबर हो जाएगा, ई आर के बराबर हो जाएगा, क्लियर है बच्चों, तो ई नोट ई आर के बराबर आ गया, मतलब सारा वोल्टेज किसके क्रॉस आ गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना मजेदार बात। अब देखो अब देखो बच्चों, अब ये मजेदार बात पता लगी, तो इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, अभी हम जरा इसका फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो फेजर में हमने बताया था कि भाई पहले हम किसको बनाते हैं बच्चों, करंट को, और करंट के अक्रॉस किसका वोल्टेज होता है बच्चों, ई आर, है ना, ई एल ऐसे होता है और ई सी ऐसे होता है, आपने पढ़ा कि ई एल ई सी के बराबर हो जाता है, तो ई एल ई सी के बराबर हो गया तो आपस में कट जाएंगे, केवल क्या बचा यही, तो ई नॉट, तो देखना भाई करंट और वोल्टेज, नेट वोल्टेज का एरो भी इधर ही आ गया ना, ये तो कट ही जाएंगे ना आपस में, एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री पे कट कर गए, तो इसका मतलब सारा वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में आ रहा है, ऐसा कब होता है बच्चों, बोलो, जब क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पढ़ा था ऐसा, अदरवाइज हमेशा कुछ ना कुछ एंगल तो होता था, जब पिछली क्लास में पढ़ा था, तो रेजोनेंस के टाइम करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाते हैं, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, बताओ, फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई 0, ठीक है, फेज डिफरेंस 0, अगर फाई 0 हो गया बच्चों, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, और एवरेज पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, आई आर एम एस, आई आर एम एस ओ, क्या होती है बच्चों, ये ई आर एम एस है ना, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई,
ई आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है, ऐसे लिखा। और ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आई आर एम एस, ठीक है। ये आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। जेड ने कह के ना आर लिखेंगे इसको। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि यार सारा लॉस जो होगा वो किसके क्रॉस होगा बच्चों, रेजिस्टेंस के क्रॉस, है ना। और एक बड़ा करंट फ्लो करेगा, बहुत बड़ा करंट। और हमें पता लगा कि करंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता लगी वो यहां पे, आई नोट एंड ई नोट लाई इन सेम फेज, ठीक है। मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में लाई करते हैं, समझ में आया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात पता लगी आपको अभी तक कि भाई, अब तक आपने पढ़ा था कि यार एल सी आर एल इंडक्टर कैपेसिटर जब भी आता है करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं रहने देता, लेकिन यहाँ तीनों है उसके बावजूद भी करंट और वोल्टेज सेम फेज में। तो एक बड़ा प्यारा सा ऑब्जेक्टिव आता है कि एक सर्किट है, एसी सर्किट, उसमें करंट और वोल्टेज एक टाइम पे सेम फेज में आ रहे हैं। तो बताओ उस सर्किट के बारे में कि करंट और वोल्टेज अगर सेम फेज में आ रहे हैं उस केस में, तो क्या उस सर्किट में एल सी आर तीनों हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो एलसी ऑसिलेशन का और रेजोनेंस हो रखा हो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो एल सी आर का और रेजोनेंस हो रखा हो, तो उस टाइम दोनों सेम फेज में होते हैं, है ना। और मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही होती है, मैक्सिमम पावर लॉस हो रही होती है सर्किट में, ठीक है। और बच्चों करंट भी मैक्सिमम होता है, पीक होता है, पीक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड का भी मैक्सिमम करंट होता है। अब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखी हमने बच्चों, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह ओमेगा नोट लिख सकते हैं, इसे ओमेगा नोट, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अब थोड़ा करंट को फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा है, देखो ये करंट है एक्सएल और ओमेगा सी है, तो करंट फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा भाई, ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी। तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी पे तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन वह तो वेरी तो करता है ना। तो उसका वेरिएशन देखने जा रहे हैं बच्चों, ग्राफ, ठीक है। देखो यहाँ एक बड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, ये ओमेगा और ये पीक करंट, ठीक है। तो पीक करंट है ये बच्चों, इसका ग्राफ बनाते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ बनता है। और हमें यहाँ दिख रहा है कि यार ये सबसे ज्यादा है, तो ये ओमेगा नोट हो गया, रेजोनेंस हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो करंट होता है बच्चों वो कितना होता है, ई नोट बाय आर, ठीक है। इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीक करंट, इट इज नॉट करंट, इट इज पीक करंट, ध्यान रखना, समझ रहे बच्चों। करंट का ग्राफ नहीं बना रहे, करंट का तो साइनसोइडल ग्राफ बनता है, ये पीक करंट का ग्राफ बनना है फ्रीक्वेंसी बदल के, ठीक है। अब देखो, अब सोचो, मैं आपसे कहूं कि भाई एक बात है कि अगर इंपीडेंस का ग्राफ बनाया जाए फ्रीक्वेंसी पे, इंपीडेंस तो जेड होता है ना, तो इंपीडेंस मिनिमम हो गया इस जगह, तो इंपीडेंस का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे बनता है ओमेगा नोट पे, और कितना हो जाता है इंपीडेंस मिनिमम, आर के बराबर, इंपीडेंस भी कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब क्लियर है बच्चों, आप फ्रीक्वेंसी के साथ भी बना सकते हो, स्मॉल एफ लीनियर फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, हर्ट्ज जिसकी यूनिट होती है, एफ भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर किताबों में ओमेगा के टर्म में लिखा होता है, ठीक है। तो ये पीक करंट का ग्राफ आया बच्चों। अब देखो, अगर फ्रीक्वेंसी जो है इसके बराबर हो जाए, देखो यहां ध्यान से समझना, अगर ओमेगा ओमेगा नोट के बराबर होती है तो एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होता है ना। और बच्चों सोचो, इस केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो रेजिस्टिव हो जाता है ना सर्किट, ये एलसीआर सर्किट रेजिस्टिव हो जाता है ना। लेकिन अगर ओमेगा एक्सएल लेस देन ओमेगा, एक्सएल लेस देन एक्सी हो, तो यानी कि ओमेगा लेस देन ओमेगा सी है ना भाई। अगर एक्सएल लेस देन एक्सी है तो इसका मतलब, समझ रहे हो बच्चों, ओमेगा हमने ओमेगा सी से कम कर दिया, तभी तो ये वैल्यू कम होगी, क्योंकि एक्सएल होता है बच्चों ओमेगा एल। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करूंगा ना, और एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, ध्यान से सुनना, अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करूं तो एक्सएल बढ़ेगा या एक्सी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम करने से एक्सी बढ़ेगा, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है एक्सी बड़ा हो गया एक्सएल कम, ठीक है। तो अगर एक्सी बढ़ेगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करता हूं तो ये सर्किट कैपेसिटिव हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सएल बढ़ेगा,
तो एक्सएल माइनस एक्ससी एक वैल्यू आएगी, तो सर्किट क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इधर की तरफ। लेकिन यहां रेजोनेंस पे क्या होगा बच्चे, सर्किट रेजिस्टिव। समझ में आ गई बात। जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एक्सएल बढ़ेगा, क्योंकि ये ओमेगा सामने है, और ये कम होगा। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी कम करें तो ये वैल्यू बढ़ जाती है, तो कैपेसिटिव हो जाता है सर्किट। जब हम बिल्कुल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे होता है तब बिल्कुल प्योर रेजिस्टिव होता है सर्किट ये। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है भाई, है ना, इसका यूज देखते हैं। तो इसका यूज देखो बच्चों, जैसे यूज ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट, इसको बच्चों एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। एक्सेप्टर सर्किट, सर क्या रिजेक्टर भी होता है, हाँ। एक पैरेलल एलसीआर सर्किट होगा, उसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। ये फिलहाल एक्सेप्टर है। कैसे, देखो बच्चों ऐसे सोचो, जैसे ये हमारा टीवी है, पुराने वाला टीवी की बात करें जिसमें एक एंटीना लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये इसका जो यूज होता है बच्चों, पहला यूज होता है ट्यूनिंग सर्किट में। ट्यूनिंग सर्किट, जो भी हम टीवी रिसीव करते हैं, कोई भी सिग्नल आ रहा होता है तो एलसीआर रेजोनेंसी होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है किसी भी चैनल की, जैसे दूरदर्शन है तो दूरदर्शन ने अपना रेडिएशन भेज दिया, ठीक है, हमने एंटीना लगा रखा है, या जो हमने वो दूसरा सेट ऑफ बॉक्स वाला एंटीना होता है, तो उसके पास से गई तो इसके कंडक्टर है, ये एंटीना में कंडक्टर होता है, कंडक्टर। तो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट करेंगे, और किस फ्रीक्वेंसी से एक्सीलेट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जा रहा है। तो वहां तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो सकती है बच्चों, है ना। एक ही हमारे मीडियम में बहुत सारे सिग्नल है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। हमने ये ना एक सोर्स की तरह काम करता है एंटीना। आप ऐसे सोचिए, ये एलसीआर हो गया, एलसीआर, और ये एक सर्किट हो गया, और ये सर्किट हो गया सोर्स, ऐसे मान लो एंटीना को। तो हम जब एंटीना ऐसे, जब पुराना टीवी होता था उसके चैनल बदलते थे, या आजकल रिमोट से 1 2 3 ऐसे बटन दबाते हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी बदल रहे होते हैं अपने टीवी के ट्यूनिंग सर्किट की। कैसे, या तो हम कैपेसिटर को बदल रहे होते हैं, उसमें डायरेक्टरी भर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं इंडक्टर को। तो एल और सी की वैल्यू चेंज करके फिलहाल हम इसकी इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदल रहे होते हैं। और हमें पता है कि जिस टाइम वही सिग्नल टीवी में चलेगा, उसी का सबसे बड़ा करंट आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी बाहर की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। तो जैसे हमें पता है कि बस सोनी की फ्रीक्वेंसी मान लो 700 मेगाहर्ट्ज है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो हमारे टीवी में ऐसे बटन लगा रखे हैं कि उस टाइम वो 7 मेगाहर्ट्ज बना देंगे। जैसे हम सोनी टीवी का चैनल क्लिक करेंगे तो 700 मेगाहर्ट्ज पे ऑसिलेशन हो जाएगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होते ही एक बड़ा करंट टीवी की तरफ बढ़ेगा, टीवी के अंदर सर्किट में। तो बड़ा करंट आएगा तो इजीली कैच हो जाएगा, वो उसको एम्पलीफाई कर लेगा टीवी। ठीक है, तो ये तरीका होता है बच्चों, मतलब ये एंटीना सोर्स की तरह मान लो। ठीक है, तो ये तो हुआ एक्सेप्टर सर्किट। दूसरा बच्चों ट्यूनिंग सर्किट। दूसरा एक और होता है मेटल डिटेक्टर, आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों एग्जाम में, मेटल डिटेक्टर। ये क्या होता है बच्चों, मेटल डिटेक्टर होता है, जैसे आप जब कभी मॉल वगैरह में जाते हो या किसी स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, तो आप एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे से गुजरते हो जिसमें टी पी एक बीप की साउंड आती रहती है ना। वो क्या है, जैसे ये दरवाजा है, ठीक है बच्चों, ऐसे, और ये आर और ये सी। मतलब एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये जो दरवाजा होता है ना, इसके ऊपर चारों तरफ एक कॉइल होती है ऐसे, मतलब ये एक इंडक्टर है, और ये सर्किट ना रेजोनेंस कंडीशन में डाल रखा है। ठीक है, रेजोनेंस में है ये, तो इसमें एक बड़ा करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट में। जैसे जब कोई इससे गुजरेगा तो एक कॉइल के अंदर से गुजर रहा है। अगर उसने कोई मेटल की चीज पहन रखी है, जैसे उसने घड़ी पहन रखी है, मेटल है, कहीं कपड़ों में बटन में लगा हुआ मेटल, तो जैसे ही वो इससे गुजरेगा, कॉइन है, पर्स है, तो मेटल गुजरता है। जब मेटल आता है इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर में आप मेटल भेजते हो तो इंडक्टेंस बदलती है ना, तो अचानक इंडक्टेंस बदल जाएगी सर्किट की। जैसे इंडक्टेंस बदली, इसका मतलब हमें पता लग गया कि भाई यहां से कोई मेटल गुजरी है ना। तो मेटल गुजरी है, इसका मतलब ये मेटल का डिटेक्टर हुआ, क्योंकि जैसे ही इससे गुजरेगा तो एल बदलेगा, तो एकदम सर्किट में करंट ड्रॉप हो जाएगा, रेजोनेंस हट जाएगा, या तो करंट इधर या इधर कम हो जाएगा। कम होते ही डिटेक्ट कर लेगा सर्किट, भाई करंट ड्रॉप हुआ है, तो करंट ड्रॉप हुआ है इसका मतलब कोई मेटल गुजरी यहां से। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों हमारा इसका इस्तेमाल एलसीआर सर्किट का। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हम इसकी शार्पनेस पता करेंगे रेजोनेंस की। अब रेजोनेंस की शार्पनेस क्या होती है, इसको एक मजेदार एग्जांपल से सोचो। जैसे आप एफएम वगैरह सुनते हो, तो कोई एग्जांपल लो, जैसे कोई रेड एफएम 93.5, रेड एफएम होता है शायद, है ना, इतने मेगा हर्ट्स पे होता है ये।
आपने उसको 93.4 मेगाहर्ट्ज पे जब लगाया तो अगर क्लियर आवाज नहीं आ रही आपको, ठीक है, और जैसे ही आप 93.5 पे जाते हो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करते हो ट्यूनिंग, एकदम क्लियर आवाज आती है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 93.5 और फिर आपने उसे 6 कर दिया तब भी कुछ आवाज आ रही हो, है ना। लेकिन जैसे 93.4 पे जाओगे या 93 पॉइंट इस पे मतलब बड़ी वैल्यू पे 93.7, तो चांस नहीं है ना वैल्यू आने के, मतलब आपको आवाज सुनने के, आपका ट्यूनिंग सेट जो है वो नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि एक फ्रीक्वेंसी, शार्प फ्रीक्वेंसी जिसपे एक मैक्सिमम वैल्यू मिली हुई है ना। तो बच्चों बिल्कुल यही बात हमें यहां देखना होता है कि जो रेजोनेंस सर्किट होते हैं उनकी शार्पनेस मेजर करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ओमेगा और ये पीक करंट है ना, और ये ऐसे रेजोनेंस हो रखा है, क्लियर है। तो यहां जो रेजोनेंस हो रखा है ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, है ना, और उसका जो पीक करंट है बच्चों वो है ई नॉट बाय आर, होता है ना मैक्सिमम पीक करंट, आई नॉट मैक्सिमम। हम ये देखना चाहते हैं कि एक ना रेंज होती है जहां तक ये डिटेक्टेबल होता है रेजोनेंस, मतलब जिसको मान देंगे यहाँ पे रेजोनेंस हुआ। एम्पलीट्यूड तो हमेशा ज्यादा होता है पीक, लेकिन कितना एक ज्यादा इफेक्टिव वैल्यू, तो ये माना जाता है बच्चों कि जैसे मान लो ये वैल्यू ले लेते हैं, ये हुई आई नॉट बाय, ये वैल्यू मैंने फ्रीक्वेंसी ओमेगा वन ली और ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा टू, और ये कौन से करंट के कॉरस्पॉन्डिंग है कि जो इस पीक करंट का 1/√2 है बच्चों, √2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट, जो मैक्सिमम पीक करंट है ना उसका 1/√2 टाइम्स है ये करंट। मतलब हम ये मानते हैं कि जैसे आरएमएस वैल्यू कह सकते हो आप इसको, रेजोनेंस की आरएमएस वैल्यू तक ये जो पोर्शन है यही इफेक्टिव पोर्शन होता है, इससे आगे वाला एम्पलीट्यूड मतलब जो करंट है वो इफेक्टिव नहीं माना जाता, माना जाता है कि रेजोनेंस की वजह से कुछ बढ़ा है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव पार्ट होता है ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो विड्थ है ना ये यहां से लेके यहां तक ये डेल्टा ओमेगा है, तो ओमेगा वन की वैल्यू कितनी होगी और ओमेगा टू की, ये बताओ बच्चों। तो ओमेगा वन होगा ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, और मैं कह रहा हूं इतना ही हिस्सा ही है डेल्टा ओमेगा, कोई एक वैल्यू ले ली मैंने। ओमेगा टू होगा ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन माना जाता है कि जो मैक्सिमम, जिससे हम कहते हैं कि हाँ भाई ये करंट बढ़ के मिला, तो यहां तक की वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू मानते हैं कि भाई ये अगर रेजोनेंस सर्किट में आती है इतना करंट आता है तो मतलब हम कहते हैं कि एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है करंट में, ठीक है, बढ़ा है ये। तो ये जितना ज्यादा होता है, अब जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा रफली आइडिया दूं, एक रेजोनेंस ऐसे है और एक रेजोनेंस ये है, ठीक है। तो इनमें ये वाला शार्प है ना, देखो एक पर्टिकुलर छोटी सी विड्थ में ही बहुत ज्यादा चेंज किया। तो इस क्वालिटी को, ठीक है, इस शार्पनेस को मेजर किया जाता है क्वालिटी फैक्टर से। अगर आप सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहे हो बच्चों तो डायरेक्ट मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ एक फॉर्मूला, उससे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसकी पूरा समझे कि कैसे आया तो ये सब तो हम एक कैलकुलेशन से चेक करेंगे। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर, बच्चों ये होता है क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर होता है वोल्टेज अक्रॉस सी और एल, या तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज या कैपेसिटर के, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं जब, तो ये वैल्यू आ जाती है। तो कितना हो जाएगा क्यू फैक्टर, कैसे आया अभी नहीं पता हमें, ठीक है, अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो सीबीएसई वाले डायरेक्ट याद कर लें, और जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो पूरा देखना कि प्रूफ कैसे आएगा, ठीक है। तो आई नॉट एक्सी लिख दिया या एक्सएल लिख देते हैं, आई नॉट आर, ठीक है, आई नॉट कट गया, एक्सएल कितना होगा बच्चों, रेजोनेंस पे हो रहा है तो ओमेगा नॉट इंटू एल, है ना, आर। ओमेगा नॉट कितना होता है बच्चों, 1/√LC एल बाय आर, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/R √L/C क्यू फैक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक। ये आपको याद रख लेंगे आप, सीबीएसई वाले जो एनसीईआरटी से केवल बोर्ड के लिए जा रहे हैं इतना काफी है। लेकिन अगर हम इसकी पूरी एनालिसिस करें इसका, भाई ये वैल्यू कैसे आई और इसको समझना हो तो क्या कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्यू फैक्टर बच्चों एक्चुअल में होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी, भाई इतना वेरिएशन जो है इसको बैंड विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है।
ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, मतलब इतने डिफरेंस। तो फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर यूनिट बैंडविड्थ है ना। तो ये जितना कम होगी ना ये उतना ज्यादा शार्प होगा ये, मतलब ऐसे इम्पल्स ऐसे। भाई आपने इम्पल्सिव फोर्स में नहीं पढ़ा था, बहुत देर तक कोई फोर्स लगाओ तो असर नहीं होता, बहुत हल्का सा फोर्स, जैसे ब्रूसली वगैरह होते थे तड़ से मारते हैं ऐसे, है ना, मार्शल आर्ट में। तो वो ये बहुत थोड़ा सा फोर्स थोड़े से टाइम के लिए ऐसे बने, तो इसको बोलते हैं शार्प होना। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें भाई? तो देखो, हमने ऐसे सोचा कि मान लो इस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा 2 पे करंट कितना है, ई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। करंट होता कितना है बच्चों, पीक करंट, आई इक्वल टू ई नॉट बाय जेड, है ना। और जेड होगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। हमने कहा कि ये जो करंट है बच्चों, पीक करंट का 1 बाय रूट 2 है, तो ई नॉट बाय रूट 2 आर, ठीक है। समझा बच्चों, आई इक्वल टू ई बाय एल होता है ना ऐसे। और ये ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी का होल स्क्वायर। ई नोट से ई नोट कट गया, दोनों तरफ होल स्क्वायर करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आ गए हम और आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी का होल स्क्वायर। और देखो बेटा, ये ना रूट 2 का स्क्वायर होगा इधर जाके, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर इधर गया, तो ये हो जाएगा, समझ रहे हो बच्चों, ये वहां जाएगा तो ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब रूट हटा देते हैं, ठीक है, स्क्वायर हटा देते हैं, तो आर आ गया। देखो बेटा, सोचो, ओमेगा 2 कितना है हमारे पास, ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा एल माइनस ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी इक्वल टू आर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, ओमेगा नोट एल कॉमन ले लिया, एल तो था ही, ओमेगा नोट एक और कॉमन लिया, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट, फिर ये कैसे कर दिया, ओमेगा नोट कॉमन ले लिया ऐसे, ठीक है। फिर ये जो बच्चों है वैल्यू, ओमेगा नोट कॉमन इससे भी लिया, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट इंटू सी इक्वल टू आर, ठीक है। यहाँ से भी कॉमन ले लिया ये। अब देखो बेटा, ऐसे सोचो, ओमेगा नोट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओमेगा नोट 1 अपॉन ओमेगा नोट सी 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट की पावर -1 इक्वल टू आर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो बेटा, इसके बाद अब ओमेगा नोट कितना होगा बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, पढ़ाया था ना अभी, देखो बच्चों पढ़ाया था, है ना, ये क्लियर किया था हमने। अब एक बात सुनो अच्छा पहले, ठीक है, एल की जगह हम एक काम कर सकते हैं, हमने पढ़ रखा है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू, यहां लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी होता है, मानते हो ऐसे होता है ना बच्चों ये। तो देखो बेटा, जैसे ऐसे सोचो आप, हमने पढ़ा है कि अगर ओमेगा नोट डेल्टा ओमेगा से ज्यादा है तो ये माइनस यहां आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, देखो ओमेगा नोट एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओमेगा नोट 1 माइनस, अब हमने पढ़ा कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एल सी, 1 बाई एल सी हो सकता है, तो 1 बाई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताना जरा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा नहीं, और ये माइनस यहां आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम से, ये कई बार कर चुके हो आप फिजिक्स में, कर चुके हो ना बच्चों। तो देखो और सोचो, एक ओमेगा नीचे भी तो है 1 बाई ये, तो ये कट गया, ठीक है, ओमेगा एल ओ ओ ओ, देखो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओमेगा नोट एल अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ओमेगा नोट एल डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नोट माइनस
ओमेगा नॉट एल प्लस ओमेगा नॉट एल डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट आर, ऐसे ये कट गया बच्चों इससे, और ये प्लस होगा तो देखो कितना आ गया 2, ये कट जाएगा ओमेगा नोट से, 2l डेल्टा ओमेगा इक्वल टू आर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और 2 डेल्टा ओमेगा आर बाई 2l आ गया, आर बाई एल आ गया। ठीक है, देख रहे हो बच्चों, आर बाई एल। अब क्यू फैक्टर क्या लिख रखा है आपने? क्यू फैक्टर है बच्चों हमारे पास, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये रहा ओमेगा नोट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा एल, तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा बच्चों? ये ओमेगा नोट अपॉन और 2 ओमेगा एल की जगह क्या लिखोगे? आर बाई एल, तो ऐसे लिखा गया। ठीक है, समझ में आया? अब इसको और क्या लिखा जा सकता है? तो देखो मजेदार बात है, क्यू फैक्टर इक्वल टू ओमेगा नोट कितना होता है बच्चों? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 बाय रूट एल सी, है ना, और इंटू एल बाय आर। क्या बनेगा देखना, 1 बाय आर बाहर आ गया, रूट एल से ये कट गया, नीचे सी, तो अंडर रूट एल बाय सी, क्यू फैक्टर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो क्यू फैक्टर आ गया 1 बाय आर अंडर रूट एल सी, यही पहले आया था। तो आज हमने इसका वेरिफिकेशन भी देख लिया कि यार ये आता कैसे है ना। अच्छा, अब चाहे आप इसको, हमने क्या पढ़ा था कि भाई वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपेसिटर या इंडक्टर, किसी एक का अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसे समझ लिया स्कूल के लिए, और ऐसे प्रॉपर वैल्यू भी आ गई। अब मैं आपसे कहूं कि किसी आपको रेजोनेंस सर्किट की क्वालिटी बढ़ानी है, उसको शार्प बनाना है, तो कौन सी वैल्यू चेंज करोगे? एल बढ़ाने से बढ़ेगा, सी घटाने से बढ़ेगा, आर बढ़ाने से बढ़ेगा, या आर घटाने से? तो आप एल और सी भी सोच सकते हो कि सर एल बढ़ाने से, कभी भी नहीं करेंगे ऐसा। एल और सी को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप एल या सी को चेंज कर देते हो बच्चों तो रेजोनेंस ही बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब हम हमेशा आर को कम कर सकते हैं, आर को चेंज करके क्वालिटी बदलेंगे, अदरवाइज रेजोनेंस की कंडीशन बिगड़ जाएगी। तो ठीक है, तो आर जितना कम होगा बच्चों, आर की वैल्यू जितनी कम होगी रेजोनेंस उतना ज्यादा होगा। देखो जैसे ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये पीक करंट, और ऐसे दो करंट दो दे रखे हैं रेजोनेंस। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ एक ही रेजोनेंस है ना बच्चों, ये R1 है, ये R2, बताओ कौन से रेस्ट, एक ही रेजोनेंस सर्किट है ये, R1 बड़ा होगा या R2? तो हमने देखा क्वालिटी फैक्टर R के रेसिप्रोकल में है, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, उसका क्यू फैक्टर क्या होगा बच्चों? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो R1 कम है ना R2 से, क्यों सर? देखो पहले मैं तुम्हें क्वालिटी फैक्टर बताता हूँ, किसका फैक्टर ज्यादा होगा? Q1 ज्यादा शार्प है ना Q2 से, है ना भाई? देखो ये ज्यादा शार्प हुआ, ज्यादा करंट पकड़ रहा है छोटे से बैंडविड्थ में, तो इसका मतलब R1 इज लेस देन R2। R1 की वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब किसी रेजिस्टेंस की, उतना ज्यादा शार्प होता है ये। ठीक है, रेजिस्टेंस तो वैसे भी सोचो ना लॉस के लिए होता है, तो लॉस जितना कम होगा उतना क्या होगा बच्चों? ये हमारा क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सब हमने क्वेश्चन किए बच्चों, ये सारी बातें पढ़ी, क्वेश्चन नहीं किया अभी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रेजोनेंस पे पहले रेजोनेंस के बारे में समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, LCR सीरीज रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस पे। ठीक है, रेजोनेंस हो रखा है किसी सर्किट में, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये एक सोर्स है, इसकी वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यहाँ एक वोल्ट मीटर है V1, यहाँ एक वोल्ट मीटर है V2, और यहाँ एक वोल्ट मीटर है V3। V1 की रीडिंग दे रखी है बच्चों 50 वोल्ट, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V2 एंड V3, और बोल रखा है कि रेजोनेंस हो रखा है। तो क्या होगा आंसर? बताओ बच्चों, क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या लिखेंगे आंसर? बोलो। देखो बेटा, जब रेजोनेंस सर्किट होता है, तो रेजोनेंस सर्किट में जिसके क्रॉस, इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होता है बच्चों इक्वल होता है, पढ़ा था ना अभी, जब भी तो कैंसिल होता है, XL इक्वल टू XC।
तो जो रीडिंग इसकी वोल्ट मीटर V1 की है इतनी ही रीडिंग इसकी होगी 50 हर्ट्ज। और हमने पढ़ा था कि ई नोट जो होता है ई आर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो 220 वोल्ट ही होगा, ठीक है। पता है कैसे भाई, आपने पढ़ा था ना अभी, ई नॉट इक्वल टू अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर। तो ई एल और ई सी बराबर नहीं होनी चाहिए अगर ये कैंसिल होगा, है ना, क्योंकि एक्स एल इक्वल टू एक्स ही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों एक सर्किट है जिसमें 3 कंपोनेंट लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस 40 ओम्स, कैपेसिटेंस 80 माइक्रोफैरड, एल 5 हेनरी। पूछा जा रहा है कि अगर रेजोनेंस है, ठीक है, फाइंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर रेजोनेंस है, ठीक। दूसरा क्वालिटी फैक्टर, तीसरा पावर लॉस, ठीक है, ये एवरेज पावर कह दो आप, ये पूछा जा रहा है, ठीक। चौथा एक और बात पूछा जा रहा है, पावर फैक्टर, ठीक है। तो देखो बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा है हमने अभी, ओमेगा नॉट 1/√LC। जैसे एनसीईआरटी में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलता है और ओमेगा की वैल्यू दे देता है, अदरवाइज हमें लगा फ्रीक्वेंसी तो एफ होता है। तो ज्यादातर में ना रेडियन पर सेकंड में दे रखा होगा, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2πf, आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट करता हूँ। एल कितना आ जाएगा बच्चों, 5, और सी कितना है 80 इंटू 10⁻⁻6। बच्चों जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। याद है मुझे आंसर, कई बार करा चुका। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों, 1/R√L/C, ठीक है। 1/R, R40 हो गया, L कितना है 5, और C कितना है बच्चों 80 माइक्रोफैरड। इसमें ना मतलब बहुत कंसेप्चुअल न्यूमेरिक प्रॉब्लम नहीं बनती, जो पढ़ा है ना वही बनता है बस, ठीक है। एवरेज पावर, तो एवरेज पावर आपने पढ़ा था कि इसमें इंपीडेंस किसके बराबर हो जाता है रेजोनेंस पे, जेड आर के बराबर। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी बच्चों, IRMS²R, और IRMS क्या होगा, ERMS²/R, क्योंकि ये ERMS/R² हो जाएगा। तो ये ERMS कितना है, ओ सप्लाई नहीं दे रखी बच्चों, सप्लाई लिख देते हैं हम 220 वोल्ट, ठीक है। तो 220 इंटू 220, और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 40, ठीक है। सॉल्व कर लो। पावर फैक्टर कितना होगा, तो पावर फैक्टर होगा 1, क्यों, क्योंकि फेज होता है 0, तो पावर फैक्टर 1 आएगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं रेजोनेंस में, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं सारी बातें। आज हमने सबसे पहले बच्चों एलसी ऑसिलेशन देखा, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन में हमने देखा कि इंडक्टर और कैपेसिटर अपनी एनर्जी को शेयर करते रहते हैं और ऑसिलेट कराते रहते हैं एनर्जी को, है ना। और यहाँ पे जो चार्ज होता है बच्चों टाइम का फंक्शन होता है cos ωt ऐसे, और करंट भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जा सकता है, और ओमेगा होता है अपॉन 1/√LC। और इसे हम मैकेनिक्स के SHM से रिप्लेस कर सकते हैं, चार्ज की जगह पोजीशन, मास की जगह इंडक्टेंस, वेलोसिटी की जगह यहाँ करंट, और बच्चों ½ kx², है ना। तो 1/k की जगह कैपेसिटेंस। अगर ये कर लेते हैं तो पूरा सर्किट समझ में आता है। और हाँ, यहाँ डैम्पिंग कांस्टेंट होता था ना B, तो यहाँ क्या होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, एनर्जी लॉस करने के लिए। फिर हमने पढ़ा रेजोनेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी भी इसी फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगी 1/√LC, और रेजोनेंस में इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है बच्चों R के बराबर। और बच्चों करंट जो होता है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का ग्राफ बनाऊं पीक करंट का, तो ऐसे कुछ वेरी करता है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर से हम इसको मेजर करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हमने समझी, बड़े सरल सरल क्वेश्चन है। अगर आपसे मुझसे कोई पूछे कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सी बुक में है, तो HCL वगैरह में भी अच्छे क्वेश्चन ही, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी कर लो बच्चों, उसी में आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। अगली क्लास में बच्चों हम क्या करेंगे, पैरेलल LCR सर्किट, जो हालांकि CBSE के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक दूसरा डिवाइस पढ़ेंगे जो बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, वो पढ़ना है।
तो बच्चों अगली क्लास में मिलते हैं, और फिर भी कोई क्वेरी आपके कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।